नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड-19 के इस दौर में हम सभी को अपना ध्यान रखना है और खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को सुरक्षित रखना है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत ने कोविड-19 से लड़ने में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और सही समय पर सही निर्णय ने आज एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 93% ये रिकवरी रेट है भारत का। सारी दुनिया चकित है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि जान पहले है या जहान पहले है, और देश ने, आम नागरिक ने उनके इस उद्घोष को मंत्र के रूप में स्वीकार किया। जान को प्राथमिकता दी गई और आज भारत जहां रिकवरी रेट में नंबर 1 है, वहीं भारत आज जो पीपी किट्स हों या फिर जो लैब है जिसमें टेस्टिंग होती है, आज भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और जो पीपी किट्स हैं वो तो दुनिया में, जब भारत में जब ये शुरू हुआ तो तब यहाँ पे पीपी किट बनते ही नहीं थे, बाहर से आते थे, और आज लाखों किट प्रतिदिन भारत दुनिया को दे रहा है। वहीं श्रोताओं, हरिद्वार के एक प्राइवेट अस्पताल को RT-PCR लैब स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कल एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में RT-PCR लैब स्थापना शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसकी जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार टेस्टिंग बढ़ने, जागरूकता कार्यक्रम और समय पर ट्रीटमेंट मिलने से रिकवरी रेट बढ़ा है। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आगामी कुंभ मेले को देखते हुए आश्रम, धर्मशालाओं, व्यापार संगठनों, विभिन्न अखाड़ों के साथ वार्ता और ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव, सावधानियां, जागरूकता संबंधी जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग न करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। मैं बसंती विश्व जागर गायिका उत्तराखंड। आप सभी बहन बहनों से निवेदन करो कि आप सब जानते वाला कि कोरोना प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना, और आप विशेष परिस्थितियों में बाहर जाला, बाकी आप बाहर नहीं जाल, और हाथ धोते रहना और मास्क हमेशा लगाते रहो। सरकार द्वारा नियम निर्धारित करे गया, उन नियमों को पालन करते रहो, और गर्म दूध में हल्दी मिला के पियो। अपना आस पास साफ सफाई को विशेष ध्यान रखो। 60 साल से बड़ी उम्र वाले वास्ते विशेष अपन ध्यान रखो। श्रोताओं, आइए जानते हैं देश और राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के बारे में। देश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 4,10,000 से कम हो गई है। अब रोगियों की कुल संख्या 4,09,689 हो गई है। ये पिछले 136 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने से हुआ है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,57,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 14,58,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। श्रोता, वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल राज्य में 680 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 77,573 हो गई है, जिनमें से 70,288 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर साहब,
सब जानते हैं, बहुत सी जानकारियां लोगों के पास है। फेस मास्क पहन रहे हैं, सेल्फ क्वारंटीन रह रहे हैं, सुरक्षित दूरी का पालन कर रहे हैं, और इसके बावजूद अब बात थोड़ी सी और आगे निकल चुकी है। लोग अब वैक्सीन की भी बात करने लगे हैं, टीके की भी बात करने लगे हैं। ये जो भी टीके अब विश्व में जिन पे काम चल रहा है और भारत में जो टीके उपलब्ध हो पाएंगे, उनमें वो किस तरह से दिए जाएंगे? क्या वो स्वस्थ व्यक्तियों को दिए जाएंगे या जो व्यक्ति कोविड से पीड़ित है उनको दिए जाएंगे? देखिए, अभी तो एक वैक्सीन अभी ब्रिटेन में उसका रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है, मतलब उसको तुरंत ही शुरू करने वाले हैं। बाकी और वैक्सीन का भी इंतजार है रेगुलेटरी अप्रूवल का, क्योंकि उनके सारे जो रिसर्च हुआ है, ट्रायल्स हुए हैं, उसके आंकड़े पूरा देखने के बाद ही रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं, ये सेफ है या नहीं, इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। ये सारी चीजें देखने के बाद रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। उम्मीद है कि एक से ज्यादा वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा, और हमारे देश में भी इस प्रकार के वैक्सीन जो अभी बन रहे हैं और जिनके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स के ओर से, तो उनमें से भी कुछ न कुछ इसमें कामयाब हो जाएंगे और उनको भी रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने की संभावना है। इतना जल्दी मिलेगा कहना मुश्किल है, मगर जब मिलेगा वो पहले ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनको ये वायरस लगने का खतरा ज्यादा होता है और उनका जरूरत समाज के लिए बहुत ज्यादा है, उनका काम जैसा भी है। जैसा कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर, नर्स वगैरह, स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारी जो कोई भी हैं, जो एक तरह से वो सेवाएं पहुंचाते हैं जिन सारे मरीजों को, और खास करके कोविड पीड़ित मरीजों को सेवाएं पहुंचाते हैं, तो उनकी आवश्यकता है। और मगर उनको खतरा भी है, क्योंकि कई सारे मरीजों के संपर्क में आने से, खास करके कोविड पीड़ित व्यक्तियों के संपर्क में आने से उनको भी ये संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। तो उनके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बाद में बाकी सेवाएं जो है, अत्यंत सेवाएं जो विशिष्ट सेवाएं जो है, वो जैसा कि सिक्योरिटी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, एसेंशियल प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए जो आवश्यक है एसेंशियल गुड्स का, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उन कर्मचारियों को पहला दिया जाएगा। उसके बाद में खास करके जिनको कोविड लगने से ज्यादा बीमारी होने का और जान का खतरा होने का संभावना है, जैसा कि काफी बड़े उम्र के लोगों को, या जिनको दूसरे तरह की बीमारियां हैं, जैसा कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल का बीमारियां हैं, जिन अगर ऐसे व्यक्तियों को अगर कोविड हो जाता है तो उनमें घातक बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। तो इसीलिए पहले ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा। एक वर्ग है जो अत्यंत आवश्यक काम करते हैं और उनको संक्रमण का भी खतरा होता है। दूसरा है ऐसे लोग हैं जो इनको संक्रमण होने से बीमारी ज्यादा होने का खतरा है। उसके बाद में दूसरे लोगों को दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, कोरोना के बारे में जहां तक लोगों को समझ में आ रहा है, जहां तक पढ़ रहे हैं और जो जानकारियां दी जा रही हैं, कहते हैं कि कोरोना संपर्क में आने से बढ़ता है या दूसरे को फैलता है। ऐसे में देखा गया है कि एक ही घर में किसी एक व्यक्ति को तो कोरोना है, लेकिन बाकी के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उतने संक्रमित नहीं है या वो उनमें संक्रमण बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ परिवार में कई लोगों को भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को ही होता है, ऐसा नहीं है। कई सारे परिवार है जिनमें एक से ज्यादा ही भी बीमार हो चुके हैं। मगर ये भी देखने की बात है कि एक तो उम्र के हिसाब से कुछ लोगों में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। वायरस का संक्रमण होने के बाद भी वायरस का असर उनके शरीर पर नहीं पड़ता है, खास करके युवा लोगों पे। या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो रोगी हैं, उनके बहुत ज्यादा नजदीक नहीं गए होंगे या सावधानियां
उन्होंने बरका होगा कि जैसा कि थोड़ा दूर रखना या मास्क पहन कर रखना या हाथ साफ करना, इस प्रकार के सावधानियों के ऊपर उन्होंने काफी जोर दिया होगा और शायद बीमारी से बच गए होंगे। और दूसरा ये भी है कि घर के माहौल के ऊपर भी आधारित है। अगर घर में काफी खुला हवा चलता है तो ये वायरस ज्यादा देर टिकता नहीं है, वो बह जाता है। तो अगर एक ही कमरे में 4 लोग बंद हो और कमरा खुला नहीं है, हवा का प्रसार ठीक से नहीं हो रहा, तो एक दूसरे से संक्रमण होने का खतरा बढ़ता है। अगर खिड़कियां भी खुली हैं, दरवाजे भी खुली हैं और हवा खुला चल रहा है और तो तब संक्रमण होने का खतरा कम होता है। तो कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ये खतरा आधारित है। डॉक्टर साहब, अगर परिवार में किसी को कोरोना होता है, पता चलता है कि उन्हें कोरोना हो गया है, तो परिवार के बाकी सदस्यों को क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो कोरोना से बचे रहें? एक तो जिस हद तक हो सके उस हद तक थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना चाहिए। आप जो कहते हैं 2 गज या 3 गज, वो बिल्कुल जरूरी है। उससे ज्यादा भी हो सके तो बेहतर है, क्योंकि संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बिल्कुल जरूरी है, बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी, ताकि एक दूसरे से वो थूक न निकले और उसके जरिए वायरस हवा में काफी फैल न जाए। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है। उस प्रकार का प्रसार हो तो फिर वायरस ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अगर एक बीमार व्यक्ति के मुंह से भी निकल जाए या से उनके सांस से निकल जाए तो वो बह जाएगा, अगर हवा बहता रहेगा तो जहां तक हो सके। और तीसरी चीज ये है, हाथ अक्सर साफ करते रहें, क्योंकि किसी चीज के ऊपर भी अगर वायरस गिर चुका है तो अगर उसको छूने से वायरस फिर हमारे शरीर में प्रवेश करने का खतरा जब होता है, हाथ बार बार साफ पानी से और साबुन से साफ करना बिल्कुल आवश्यक है। और आखिरी चीज है कि पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए। ताजा फल, सब्जी और ये जो नट्स होते हैं, तो इस प्रकार के बादाम वगैरह, तो वो उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ सकता है। आप आहार के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारी पानी पीने की जो आदत है वो कम हो जाती है, तो पानी किस तरह से पिया जाए, कैसे पिया जाए, उसके साथ कुछ और भी चीज ली जाए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए? देखिए, एक तो पानी पीना आवश्यक है, क्योंकि खास करके वायरस के बीमारी में पानी भी पीना बिल्कुल आवश्यक है। उससे वायरस का असर कम हो जाता है शरीर में, और वायरस अगर गले में भी अटका हुआ है तो पानी के असर से वो बह जाएगा नीचे की ओर, तो उससे भी थोड़ा सा रक्षा मिलता है हमें। और क्योंकि आपने जैसा ठीक फरमाया, सर्दी के मौसम में पानी कम ही पीते हैं गर्मी के मुकाबले में, फिर भी पानी बीच बीच में पीना आवश्यक है। अगर थोड़ा सा गर्म पानी पी ले तो और भी बेहतर है, मगर पानी पीना आवश्यक है। जितना प्यास लगता है गर्मी के मौसम में उतना प्यास तो नहीं लगेगा, मगर अक्सर पानी पीने से अगर कम मात्रा में भी पिए तो गला साफ हो जाएगा और शरीर में भी पानी ठीक मात्रा में रहेगा, ताकि वायरस के मुकाबले करने में वो भी काम करेगा। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी, कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।